Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे स्लिप 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस के अंदर और इस चैप्टर में बेटा दो ही तरीके के सवाल आते हैं, बिल्कुल प्री फिक्स क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक सवाल आने वाला है, ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन का। दैट इज तो हम एक क्वेश्चन करेंगे बाउंडेड का, दूसरा क्वेश्चन करेंगे अनबाउंडेड का। सिर्फ 2 क्वेश्चंस नहीं करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आई विल मेक श्योर कि आपको सारी वैरायटीज के क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर क्लास। हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अ कंप्लीट टॉपिक, दैट इज व्हाट लीनियर प्रोग्रामिंग। यस, सबसे पहले हमें लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सब थ्योरेटिकल टर्म्स। बेटा एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, हमें सबसे पहले समझना है। बहुत थोड़ी थोड़ी थ्योरी है इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट द चैप्टर ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम व्हिच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन। ऑप्टिमाइजेशन कैसी प्रॉब्लम होती है जो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करती है। समझ में आया क्या बोला है बेटा इस टर्म में? ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रॉब्लम व्हिच सीक्स टू, जो किसके तरफ जाती है, या तो किसी फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करती है या किसी फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करती है। दिस इज व्हाट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा, उसकी वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, दैट इज व्हाट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ओके। It's called an optimization problem. An optimization problem में involve क्या क्या involve हो सकता है? Maximization of profit, कितना maximum profit हमें मिल सकता है, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, किसी की कॉस्ट को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व में आती हैं किसके अंदर? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। यस, अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो एलपीपी जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा? अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन of two variables a and x y known as objective function। बहुत कुछ बोला इसने क्या बोला बेटा? जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, राइट। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो एक लीनियर फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? एक लीनियर फंक्शन होता है जिसके अंदर 2 वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, करेक्ट, जिसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। किसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं? एक लीनियर फंक्शन को, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा जो कि एक लीनियर फंक्शन होगा, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, जिसको हम या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, ओके। ये आपको बोला है टू द subject to the conditions that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities called linear constraints। इसने बोला इसके लिए उसको फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं जिसको हमें सेटिस्फाई करना जरूरी है, राइट। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं या जो कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जब हम किसी फंक्शन की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एंड जिन कंडीशंस को हम बोल रहे हैं जिसको सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? लीनियर कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? लीनियर कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज उसमें सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे सारे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में होंगे, है ना। अब अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यहां भी तो करता वही रहे हो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, एक फंक्शन की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकाल रहे हो, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, राइट। एंड उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। जिन कंडीशन को हम सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं दे आर कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट्स,
राइट, उसको हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं। जिस फंक्शन को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी दो वेरिएबल हैं विच इज एक्स एंड वाई। ओके, क्लियर ये बात? बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जैसे कि अभी हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, और वो एक लीनियर फंक्शन होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स एंड वाई। लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, लीनियर फंक्शन होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम हमेशा कैपिटल लेटर z से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल लेटर z से, जो एक लीनियर फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, एंड a और b आर कांस्टेंट्स व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। जिसको हम या तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं उसको हम लोग लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो जिस लीनियर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं दैट इज व्हाट अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे बेटा? जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस by, तो विच इज वेरी ऑब्वियस कि जो z की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई? x और y पे। किस पे डिपेंड कर रही है? x और y पे। तो x और y हमारे क्या हो जाएंगे? डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बेटा x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स। मैंने पहले भी मेंशन किया, जिन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को, जिन पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उसी को हम लोग कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है द लीनियर इनइक्वालिटीज। वो क्या होंगी? लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट? लीनियर इनइक्वालिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एन एलपीपी। जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमने कंडीशंस लगाई है भाई ऐसा ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, तो जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हम अप्लाई करेंगे उनको हम रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। भाई हमने कंडीशंस लगाई ना ऐसे होना चाहिए, दैट आर रेस्ट्रिक्शंस आल्सो ऑफ एन एलपीपी आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। दैट्स इट। जिन पर्टिकुलर कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, और वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन में होंगे। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? हमने कंडीशंस तो बताई कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट? इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, यानी कि जो x और y की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज नॉन नेगेटिव। करेक्ट, 0 इज नॉन नेगेटिव एंड 0 से 0 बड़ी वैल्यू भी नॉन नेगेटिव, राइट? तो इसको नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम लोग, जो लीनियर इक्वालिटीज होती हैं, जहाँ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट आता है टॉपिक फिजिबल रीजन। भाई फिजिबल रीजन क्या है? ठीक है, फिजिबल रीजन क्या है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कि भाई हमने लीनियर इनइक्वालिटी से कंस्ट्रेंट निकाला, जैसे एग्जांपल हमने बोला x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल्स टू 3, y लेस देन इक्वल्स टू 2। फॉर एग्जांपल ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स है सारे के सारे। हमने कहा कि इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो भी रीजन बनेगा, जो फिजिबल रीजन हमें मिलेगा, तो हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये बेटा y एक्सिस हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब y की वैल्यू भी 0 है 0 से बड़ी। तो दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। उसके बाद x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया लेस देन मतलब इससे छोटा पोर्शन, राइट? फिर इसने बोला y लेस देन इक्वल्स टू 2, तो y बराबर 2 ये रहा, इससे छोटा पोर्शन यानी कि नीचे। तो ये बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होना चाहिए, ओके। ये बोलता है 3 है 3 से छोटा, 2 है 2 से छोटा। तो बेटा यहाँ पे जो ये रीजन आ रहा है मेरे पास, ये जो मेरा रीजन आया, इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए या इन सभी लीनियर इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो कॉमन रीजन मुझे मिलेगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? फिजिबल रीजन। क्लियर है? इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो भी ये वैल्यू मिलेगी दिस इज व्हाट? फिजिबल रीजन। ठीक है, ये अपना फिजिबल रीजन हो गया। ओके, चलो आगे
फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, या फिजिबल रीजन की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो यही छपा हुआ है अंग्रेजी में, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स हैं या उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं फॉर एन एलपीपी रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे अभी हमारा जो फिजिबल रीजन आया है ना, अभी जो फिजिबल रीजन आया था वो इस तरीके से आ गया था, ठीक है। अब जो ये फिजिबल रीजन आया है, ठीक है, इसके अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी पॉइंट, या इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाला, अंदर लाई करने वाला या बाउंड्री पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट होगा, ये सब क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। दैट्स इट। समझ में आ गया? या तो बाउंड्री पे लाई करे या अंदर लाई करे तो वो क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। दैट्स इट बेटा, इन्हें हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, अंदर लाई करने वाला या इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाला। ओके, चलो अगला, इनफिजिबल सॉल्यूशन। जो फिजिबल रीजन के अंदर नहीं है उसे हम बोल देंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन, राइट। जो भी फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, जैसे तो एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन के बाहर है उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसको हम ढूंढेंगे, राइट। क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे फिजिबल रीजन के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, हमने देखा कि उसकी बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, तो ये तो सारे फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उसमें से ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन वो पॉइंट कहलाएगा जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। हमारे बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन आ गए। अब जिस पॉइंट पे हमें उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे, जिस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे हमें उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, तो उस केस में उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसने बोला। अब कुछ थ्योरम्स है ना, पहले इसका थ्योरी काफी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फिर हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से सुनना बेटा। लेट कैपिटल आर बी द फिजिबल रीजन, हमने एक फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो, ऑफ कोर्स ही बात है, कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब जो जिसकी समझते ना, जो आउटर की तरफ बने, है ना, हमने क्लास 8 में पढ़ा। तो लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी एंड जेड ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया हुआ है, करेक्ट, आपने फिजिबल रीजन भी निकाल लिया, दोनों चीजें आपकी आ गई। ठीक है, व्हेन जेड हैज ऑप्टिमल मैक्सिमम या मिनिमम वेयर x and y are subject to constraints described by linear inequalities, this optimal value must occur at corner point vertex of the feasible region। मतलब क्या हुआ, मतलब ये मेरा बच्चा कि मान लो आपने फिजिबल रीजन निकाल लिया, या आपका कोई फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है, सॉल्व करने पे ये आपका फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्या, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स पॉलीगन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आउटसाइड हम कोई डायगोनल बाहर नहीं बना सकते उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, करेक्ट। हमें कोई भी डायगोनल बाहर बना सकते हैं क्या? नहीं। तो जो आउटसाइड उभर के बने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी, तो ये एक फिजिबल रीजन आ गया। यस, तो इसने बोला है कि अगर कोई फिजिबल रीजन आता है और अगर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कहां करेगा? इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब हुआ ये कॉर्नर ए बी सी डी ई, वो इन कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेट मी टेक डिफरेंट कलर टू हाईलाइट दिस। ए बी सी डी ई, उसे सिंपल सी बात बोली कि उसने बोला कि अगर कोई ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कहां करेगा? इन कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगा या वर्टेक्स पे करेगा। ये वर्टेक्स पॉइंट्स ही होते हैं, है कि नहीं? तो उसने सिंपल सी एक बात बोली है यहां पे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन
must occur, optimal solution must occur at corner points. किस पे एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा. समझ में आगे? कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा. दैट्स इट. ये उसने बात बोली. ओके तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा है? कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा. या तो वो ए पर होगा, बी, सी, डी, ई, इन पांचों में से किसी एक पॉइंट पे होगा. ओके ये थ्योरम नंबर 1 बोलती है. थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है? बहुत ध्यान से देखना. थ्योरम नंबर 2 बोलती है कि let R be the feasible region for an LBP, Z is equals to objective function if R is bounded. यानी कि अगर फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड आ गया तो ये बाउंडेड था क्या? यस. चारों तरफ से बंद था ना, ओपन तो नहीं था? नहीं था. तो इसने बोला कि अगर आपका रीजन बाउंडेड है, if R is the bounded region, then the objective function Z has both a maximum and a minimum value on R. यानी कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी एंड मिनिमम वैल्यू भी होगी. समझ में आ गया? उसने सिंपल सी बात बोली ऑन रियल वैल्यूज. ठीक है, उसने बोली कि अगर रीजन बाउंडेड आ गया ठीक है, फिजिबल रीजन अगर वो बाउंडेड है मतलब चारों तरफ से पैक्ड है, तो उस केस के अंदर उसकी मिनिमम मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट करेगी. और एक कहाँ एग्जिस्ट करेगी? कॉर्नर पॉइंट्स पे. एंड ईच ऑफ दीज अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स. किस पे एग्जिस्ट करेगी? कॉर्नर पॉइंट्स. वो थ्योरम नंबर 1 ने बोली थी है. ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो इसने ये बात बोली कि अगर रीजन बाउंडेड है तो उस फंक्शन की, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी एंड मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी. दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी पहली बात. एंड उस फंक्शन की जो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेंगी, जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा. ठीक है. दूसरी बात इसने बोला इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. अनबाउंडेड कैसा हो जाएगा? जैसे मान लो ये ऐसे आ गया. अब आप देख सकते हो ये अनबाउंडेड है. बी से तो हमने क्लोज नहीं कर रखा है. बी से को हमने क्लोज कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है. तो ये कैसा हो गया? अनबाउंडेड. तो इसका जो फिजिबल रीजन है वो बेटा इस तरीके से अनबाउंडेड है. राइट. तो ये ऐसा हो गया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. तो चारों तरफ से पैक ना. तो इसने एक बात बोली है कि इफ द रीजन इज अनबाउंडेड then a maximum or a minimum value of the objective function may or may not exist. इसने बोला कि अगर रीजन अनबाउंडेड है, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती. दोनों पॉसिबिलिटीज है. या तो एग्जिस्ट कर भी सकती है या एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. बट अगर एग्जिस्ट करती है, however if it exists it must occur at corner point of R. और अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी. दैट्स इट. इसने क्या बोला कि अगर रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. और लेकिन अगर एग्जिस्ट कर गई तो फिर से कहां करेगी? कॉर्नर पॉइंट्स पे ही. कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं बेटा? इधर ए, बी, सी, डी, ई, इन्हीं पे एग्जिस्ट करेगी. समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो आगे. अब मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट ऑफ मेथड कहते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट मेथड. दिस इज व्हाट? कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी. हर एलपीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड ही यूज करना है. ठीक है, अब क्या बोलता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, वो जरा देख लो. द मेथड कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करता है मेथड. क्या बोल रहा है? सबसे पहले फाइंड द फिजिबल रीजन. सबसे पहले तो फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो. फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो. कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगी बेटा. ठीक है, ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स. फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिटरमाइन करो आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट. इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो. ठीक है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए उन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो जिससे फिजिबल रीजन आएगा. उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, भाई आप जो भी फिजिबल रीजन निकालोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन आएगा. ठीक है, उन फिजिबल रीजन के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उन पॉइंट्स को निकाल लो. कई बार आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, कई बार आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा. अब एग्जाम्पल दूंगी.
ठीक है, इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax प्लस by एट ईच कॉर्नर पॉइंट। फिर क्या करो, उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो। जैसे एक कॉर्नर पॉइंट आ गया 2,3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ऐसे हर कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M है और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो स्मॉल m है। हमने ये डिसाइड कर लिया। अब वो ऑप्टिमल है या नहीं ये डिसाइड करना बाकी है। तो जो अभी तक हमने स्टेप किए हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू बेहतर समझा सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला स्टेप क्या है, फाइंड द फिजिबल रीजन। सबसे पहले फिजिबल रीजन फाइंड आउट करिए एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। तो यही करते हैं स्टेप नंबर 1। चलो क्वेश्चन से समझेंगे। हाँ बेटा, जैसे ये सवाल है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। भाई इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें किसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है, ये जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हु इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, विच इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। आगे सब्जेक्ट टू, ये कंस्टेंट से बेटा इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, ये जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट टू, यानी कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो ये हमारी क्या लिखी हुई है, कंस्टेंट्स। बेटा क्या लिखा हुआ है, ये कंस्टेंट्स लिखा हुआ है। क्या है कंस्टेंट्स, x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 15, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 15, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे कंस्टेंट्स भी हमने लिख लिए, राइट। अब सबसे पहला स्टेप था फाइंड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इन लीनियर इनइक्वालिटीज जो कंस्टेंट्स है ना, इसको सॉल्व करके। अब ध्यान से देखना कैसे, ग्राफ बनाते हैं, ये आपका x और ये आपका y। ध्यान से देखना बेटा, इसने क्या बोला, पहला कंस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकती हूँ, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो, एक बार x की वैल्यू 0 सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं किसका बना रही हूँ, इसका। ठीक है, अगर x 0, बेटा y कितना हो जाएगा, x 0 तो y कितना 5, x 0 तो y कितना 5 और y 0 तो x बराबर कितना 10। तो ये कितना हो गया, 0 पे 5 एंड 10 पे 0, तो 0,5 ऊपर हो गया एंड 10,0 नीचे। ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये पहले इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। पढ़ो लैंग्वेज, लेस देन और इक्वल टू। जब लेस देन और इक्वल टू होता है तो हमें क्या करना होता है, हम ये देखेंगे कि इस ओरिजिन की हम पहले कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। हमेशा किसको उठा लो, ओरिजिन को। अगर मैं ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करती हूँ, ध्यान से देखना, है ना, तो मेरे पास क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर मैंने ओरिजिन पुट किया, y की जगह पे 0। ठीक है, तो 0 प्लस 0, 0 इज इक्वल टू लेस देन 10 है, ट्रू। हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के अंदर ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करें। आपको यही प्रोसेस हर में करना है, तो ध्यान से समझ लेना। हमने ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10 होता है क्या, ट्रू। यानी कि 0,0 इस लीनियर इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। इसका मतलब जिस एरिया में 0,0 होगा उसको हम शेड करेंगे। मतलब जब हमने स्ट्रेट लाइन बनाई ठीक है, तो आपको दो रीजन्स दिखाई दिए, एक इसका राइट हैंड साइड वाला, एक इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला, दो रीजन्स दिखाई दिए, करेक्ट। तो इन दोनों में से एक रीजन अपना आंसर होना था, फाइन। हमने वो रीजन कैसे फाइंड आउट किया, हमने सबसे पहले ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट कर दी है। जब ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करे तो इसने लीनियर इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर दिया, भाई सही है, ट्रू आ रहा है। तो यानी कि अब हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट होगा। तो इस लाइन के नीचे वाले पोर्शन में 0,0 है
यस, तो हम इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को हाईलाइट करेंगे ऐसे। और बेटा अगर ये फॉल्स आ जाता, अगर मेरा बच्चा ये फॉल्स आ जाता, तो उस एरिया को हाईलाइट करते जिसमें 0,0 नहीं है, मतलब ऊपर वाला तो हाईलाइट करते बेटा, ऊपर वाले को। समझ में आ गई क्या ये बात? तो जिसमें 0,0 है उसको हमने हाईलाइट किया। अगर रिजल्ट फॉल्स आता तो हम उस एरिया को हाईलाइट करते जिसमें 0,0 नहीं है, यानी कि ऊपर वाले को। समझ आ गई ये बात? तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अगला लीनियर इक्वालिटी भी सॉल्व करते हैं। अगली है 3x प्लस वाई। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, जब x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 15। देख लो ध्यान से, x 0 तो y 15, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 5, x बराबर 5, अगर y बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 15, तो 0,15 पहला सॉल्यूशन, ठीक है, 0,15। 0,15 ऊपर आएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5, ठीक है, तो 5,0 ये रहा। हमने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता करना है कि कौन से एरिया को शेड करेंगे। तो अभी क्या सिखाया था, 0,0 पुट कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से 0,0 पुट कर दिया। 3x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15। ट्रू है क्या? यस ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो अब उस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट है। तो बेटा जब इस व्हाइट लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो व्हाइट लाइन के 0,0 इसके लेफ्ट में प्रेजेंट है कि राइट में? तो लेफ्ट में प्रेजेंट है कि नहीं? तो हम लेफ्ट साइड को हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। ठीक कर दिया। फिर इसने बोला नेक्स्ट क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को देखना है। तो अब कॉमन रीजन अगर मैं ढूंढूं बेटा, तो देखो जिसमें सब प्रेजेंट होना चाहिए, व्हाइट भी और ग्रीन भी। ये आपका हो गया विजिबल रीजन, है कि नहीं? जिसके अंदर व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। यानी कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब जो ये रीजन है, जो रेड पोर्शन वाला रीजन है, ये मेरा फिजिबल रीजन है। ये मेरा बच्चा कैसा है? फिजिबल रीजन। जो हमें पहले इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 था कि आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन बाय सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं जहां से हमें फिजिबल रीजन मिलता है। थोड़ा और डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, तो मैं थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूं। तो ये बेटा अपना आ गया फिजिबल रीजन, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला था, चलो वापस से चलते हैं स्टेप्स के ऊपर। यस तो पहला क्या था, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, करेक्ट, सॉल्व कर निकाल लिया। एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स तो नहीं निकाले अभी, चलो कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। तो बेटा अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? दिस ओ ए बी सी, ये इसके 4 वर्टेक्स आए, चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यूज निकालो भाई। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो कईयों की तो क्लियर है। इस ए के कोऑर्डिनेट्स कितने? कॉर्नर पॉइंट्स लिख लें पहले, चलो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है? ए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो ओ तो ओरिजिन है 0,0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,5 दिखाई दे रहा है, यस, तो वैल्यू पुट कर दो 0,5। फिर बेटा बी पकड़ो, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, यस। तो उसने बोला था ना बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग टू इनइक्वालिटीज। तो बेटा बी जो है, ध्यान से देखना, जो मेरा बी है, बी क्या है? बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा? इस व्हाइट लाइन का और इस ऑरेंज लाइन का, है कि नहीं? किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? व्हाइट लाइन और ऑरेंज लाइन। तो क्या दोनों की इक्वेशंस हमें पता है? यस। व्हाइट लाइन वाला कौन था भाई? 3x प्लस वाई। ये किसकी इक्वेशन थी? दिस इज व्हाट, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15।
एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके x और y हमें बताना है। समझ में आ गया? इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हमें x और y बताना है। तो बता देते हैं भाई, अगर हम ऊपर भी 2y करते हैं, ठीक है, या नीचे 3x करते हो, तो 3x कैंसिल, 3 2 जा, या ऊपर 2 से कर लो, 2 3 जा 2y, 2 15 जा 30, तो ये कैंसिल, 6 माइनस एक्स 5x है ना। आप सॉल्व कर सकते हो ना, 2 3 जा 6, 2 इंटू वाई, 2 15 जा 30, तो 2y कैंसिल, 6 माइनस एक्स 5x, 30 माइनस 10 20, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 4, 3 4 द 12, y की वैल्यू 3, 12 प्लस 3 15। ठीक है, x की वैल्यू 4 4, y की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 4 प्लस 6 10 आ गया। तो हमें b की कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, करेक्ट। तो b की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। ठीक है, c की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा? 5,0। तो उसने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो, जो हमने कर लिया। फिर उसने बोला था कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला, पढ़ो आगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमाइन दिस कॉर्नर पॉइंट्स आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। वही क्या, हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। ओके, अब इसने क्या बोला है आगे, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसकी वैल्यू निकाली है? उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली है z एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स। उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू निकालनी है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यस। तो यहां पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। कितना है बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा? 3x प्लस 2y। कितना है? 3x प्लस 2y। तो कैलकुलेशन शुरू। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0, सबसे पहले 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। वैल्यू कितनी आ गई? 0। उसके बाद बेटा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 2 5 10। फिर बेटा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, 3 4 12, 2 3 6, 12 प्लस 6 18। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 5, 3 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू 0, 2 इंटू 0, 3 5 15 प्लस 0 15। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाली। उसने ये बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स। चलिए फाइंड आउट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला था फिर उसने क्या बोला था, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दैट इज इक्वल्स टू x प्लस v एट ईच कॉर्नर पॉइंट। वी हैव डन। फिर उसने बोला लेट कैपिटल m एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z। इसमें से जो सबसे बड़ी है वैल्यू उसको कैपिटल m डोनेट कर दो एंड छोटी वैल्यू को स्मॉल m बना दो। ठीक है, तो कर देते हैं, है ना। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बोला। अब इसने कहा इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है? बेटा इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 18। सबसे छोटा कौन है? 0। लिख लिया? लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। हमने ये नाम भी दे दिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा का, कैपिटल M स्मॉल m। अब आगे, अब थर्ड स्टेप ध्यान से देखना। व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल M स्मॉल m रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ z। इसने बोला कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो हम ही जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या इसमें फिजिबल रीजन बाउंडेड है? यस, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। वी कैन सी, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा फिजिबल रीजन चारों तरफ से भरा हुआ है, बंधा हुआ है ना, बाउंडेड है ना। करेक्ट, बिल्कुल बाउंडेड है। क्योंकि ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो उसने बोला अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो जो स्मॉल m एंड कैपिटल M है ना, यही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है 18, किस पॉइंट पे आई है बेटा? ध्यान से देखना, मैक्सिमम वैल्यू बेटा किस पॉइंट पे आई है? 18 4,3 एट b पॉइंट 4,3। ठीक है, इस पर आई है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू स्मॉल m विच इज 0। बेटा 0 किस पे आई है? ओरिजिन पे। ठीक है,
करेक्ट। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है अगर रीजन बाउंडेड आता है तो, ठीक है। अब अगर इसमें पूछे ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन क्या है, तो वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोला था बेटा, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्योंकि 4,3 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है बेटा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिली है, 4,3 पे। तो x की वैल्यू 4, y बराबर 3 इज व्हाट, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो b है 4,3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द ऑप्टिमल feasible solution, is the optimal feasible solution, ठीक है। क्या होगा, ये ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी आई है, ओरिजिन पे आई है, करेक्ट। तो हम यहां से क्या बोल देंगे, दैट्स वाई ओरिजिन 0,0, इट मीन्स x बराबर 0, y बराबर 0 इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई, करेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन दोनों नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे एक ही चीज पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक ही चीज पूछता है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिले वो भी उसका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जिस पॉइंट पे मिनिमम मिले तो मिनिमम के लिए वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है। ओके, तो आई थिंक वो टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्लियर आउट हो गई। तो क्या क्या पढ़ा था भाई हमने, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते, उसको मैक्सिमाइज करना था। तो किसको करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया z। फिर कंस्टेंट्स किसे बोलते हैं, जिन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए ग्राफ बना। फिर फिजिबल रीजन किसे बोला हमने, ये OABC क्या आ गया, फिजिबल रीजन, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते तो इस पॉइंट पे लाई सॉरी, इस बाउंड्री पे लाई करने वाला हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, और इस बाउंड्री के अंदर लाई करने वाला भी हर पॉइंट आपका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला था ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं बेटा, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको हम लोग ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरीके से एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। CUET के अंदर इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कई बार ग्राफ बना के भी आपसे पूछ सकता है कि वैल्यू निकालिए। दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड टू कम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, ठीक है। यस, यहां पे भी बेटा हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसने क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको कि एलपीपी सॉल्व करना है तो हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच ही है, उसी को फॉलो करते हुए हमें करना है, ठीक है। क्या करता है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अगेन किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो क्या बेटा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, यस दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, करेक्ट। फिर हमें कंस्ट्रेंट्स पे चलना है, कंस्ट्रेंट्स जिनको सेटिस्फाई करते हुए बनना है। क्या है कंस्ट्रेंट्स, x प्लस 3y इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बेटा, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट्स है आपके, ठीक है, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन एंड आई कॉर्नर पॉइंट्स। तो बनाए ग्राफ, चलो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। हाँ, पहला कंस्ट्रेंट, पहले कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। वही बेटा यहाँ पे आओ, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 y बराबर 1, तो पॉइंट क्या हो गया 0,1। फिर अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ रही है, अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट क्या हो गया 3,0। तो पॉइंट्स बना ले, 0,1 ये ऊपर, 3,0 यहां पे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, कर ली। फिर हमें फिजिबल सॉल्यूशन पता करना है कि भाई लेफ्ट साइड वाला है कि राइट हैंड साइड वाला है ना। एक ग्राफ को हमें करना, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं जो ग्राफ से सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उसके अंदर बेटा हमने क्या किया, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू होता है क्या, नहीं होता, दिस इज फॉल्स।
तो बेटा जब फॉल्स आता है तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ध्यान से देखना, ये लाइन ड्रॉ करी तो एक शेड तो इधर वाला पोर्शन होगा, एक ऊपर वाला है, दो प्लेन्स बन चुके हैं, दो पार्ट्स बन चुके हैं, राइट। एंड जिसमें अब ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, तो ओरिजिन ऊपर वाले में प्रेजेंट नहीं है कि नहीं? तो हम किसको शेड करेंगे बेटा? ऊपर वाले पोर्शन को। किसको शेड करेंगे हम? ऊपर वाले पोर्शन को शेड करेंगे, ठीक है। इधर भी कर दिया, फाइन। फिर हम जाएंगे दूसरे कंस्ट्रेंट पे। दूसरा क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 0 तो y बराबर 2, और y की वैल्यू 0 तो x बराबर 2, दैट्स इट। तो बेटा यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, 0,2 2,0। तो ये तो हो गया 0,2 और ये हो गया 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना ली, बना ली, ठीक है बेटा, बना ली। अब इसने क्या बोला? वापस से कंस्ट्रेंट चेक करो भाई। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या पुट करेंगे? ओरिजिन। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 0 ग्रेटर देन 2 होता है क्या? नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो यानी कि आप उस एरिया को लेंगे, इस रीजन को शेड करेंगे जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है। तो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है बेटा? इस तरफ वाले के, बाहर वाले के। इस तरफ तो शेड नहीं कर सकते, आउटसाइड को शेड करेंगे। ठीक है, फिर से बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो अब अगर मैं फिजिबल रीजन की बात करूं बेटा, अब तो फिजिबल रीजन आपको देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है, तो ये चले, फिर जिसमें ऑरेंज ग्रीन दोनों प्रेजेंट हो, ये गए, फिर बेटा ये गए, फिर बच्चा ये गए। यही होगा, रीजन आउटसाइड वाला होगा। ध्यान से देखना, इधर से चलना शुरू हुए, फर्स्ट रीजन से चलना था, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जिसमें ऑरेंज ग्रीन दोनों। और अब आप देख सकते हो इस बार जो फिजिबल रीजन होगा वो बेटा अनबाउंडेड है। ये पूरा फिजिबल रीजन ही तो है। इस तरफ क्या उस तरफ से कोई बाउंड्री है क्या? नहीं है। ये कैसा रीजन है इस बार? कैसा रीजन है बेटा ये? अनबाउंडेड, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इधर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इस तरफ से तो पूरा का पूरा ओपन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो यहां पे इस बार जो मेरा रीजन आया है वो कैसा रीजन है बेटा? अनबाउंडेड। इसके कोऑर्डिनेट्स उठा लो, A B C। हमें कॉर्नर पॉइंट्स उसमें भी मिल रहे हैं, कौन कौन से? A B C, ठीक है। और ऊपर पूरा का पूरा क्या है? अनबाउंडेड है। ये पूरा का पूरा फिजिबल रीजन क्या है? अनबाउंडेड, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब बेटा यहां पे हमें क्या करना होता है? हमने पहले तो फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया, यस। फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। तो बेटा हम यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 3x प्लस 5y, है ना? यही करते हैं हम क्वेश्चन में हर बार। पहले हम क्या निकालते हैं? फिजिबल रीजन, फिर हम फिजिबल रीजन से क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। फिर कॉर्नर पॉइंट्स के बाद हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? यहाँ पे 0,2। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 0,2। बी की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑरेंज लाइन एंड ग्रीन लाइन। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यस। तो अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? सबको पता है। तो लाइन क्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस 3y बराबर 3। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डिफरेंस करोगे तो ये 2y बराबर 1, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो 2y बराबर 1, तो y तो हाफ हो गया, y हाफ हो गया, 2 माइनस हाफ, x बराबर 3/2, ठीक है। y अगर हाफ हो गया, 2 माइनस हाफ कितना हो गया? 3/2। तो देख लो बेटा, x बराबर 3/2, y बराबर हाफ, तो 3/2 प्लस 3/2 6/2 विच इज 3, ठीक है। फिर 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 4/2 विच इज 2,
ठीक है, तो पॉइंट्स मिल गए। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा? बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अपने पास? 3/2, 1/2। इसकी वैल्यू पुट कर लूं, है कि नहीं? 3/2, 1/2। सो कॉर्नर पॉइंट्स तो क्या क्या है हमारे पास? ए बी सी। सी के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा? सी के कोऑर्डिनेट्स कितने? 3,0, 3,0। सबके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पुट कर दी। चलो निकाल लेते हैं। ए 0,2, ए 0,2। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए बेटा? 3/2, ½ फिर सी के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा? 3,0। अब इन सब पे क्या निकालना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 5 2 10 प्लस 0। z इज इक्वल टू x की वैल्यू 3/2 प्लस 5, y की वैल्यू 1/2, 3 3 6, 5 1 5 by 2 which is 3 3 9, 5 1 5 by 2 which is 14/2, this is 7। उसके बाद z इज इक्वल टू 3,0, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 9 प्लस 0 दिस इज 9। ठीक है, तो 0,2 पे 5 2 10, 3/2 1/2, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2, 9/2 प्लस 5/2, 14/2, 7। 3,0, 3 3 9, 5 0 0। ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना होता है? फिर इसमें से सबसे छोटी और मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर लो। सबसे बड़ी कौन है? 9। सबसे छोटी कौन है? 0। सॉरी, सबसे छोटी कौन है? 7। सबसे बड़ा, सॉरी लेट मी करेक्ट बेटा, सबसे बड़ा कौन है? 10। सबसे छोटा कौन है? 7। हम ऐसे डिसाइड करते हैं, सबसे बड़ा 10, सबसे छोटा 7। तो भाई 10 और 7 हमने कैपिटल एम एंड स्मॉल एम डिसाइड कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पहला पोर्शन होता था कि सबसे पहले क्या कहता था वो? फिजिबल रीजन निकाल लो, निकाल लिया। कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए। फिर कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। फिर कैपिटल एम स्मॉल एम डिसाइड कर दो, कर दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब इन केस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया तो इस बार अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता तो हमको पता था क्या करना है, लेकिन इस बार फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। बहुत खतरनाक है, ध्यान से देखना। कैपिटल M is the maximum value of Z if the open half plane determined by ax plus by greater than m, ax plus by greater than m has no point in common with the visible region। कि अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं, वो प्लेन कौन सा? किस इक्वेशन को ड्रॉ करूं? ax plus by greater than m। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ एक प्लेन बनेगा, या तो राइट या लेफ्ट में। एक प्लेन तो हाफ प्लेन बनेगा जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक राइट प्लेन होता है, एक लेफ्ट प्लेन होता है, इनको हाफ प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इसने बोला जो भी हाफ प्लेन डिटरमाइन करेगा ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें ax प्लस by क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैपिटल M क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। इसको जब मैं ड्रॉ करूं, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो कैपिटल एम आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो Z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वापस से समझो उसने क्या बोला, कि जो हमने कैपिटल एम स्मॉल एम डिसाइड किए थे ना, तो कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। कैपिटल एम उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by ग्रेटर देन m। जो भी ओपन हाफ प्लेन है जो किसको डिटरमाइन कर रहा है? ax प्लस by ग्रेटर देन m को। हैज नो पॉइंट इन कॉमन, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए विद द फिजिबल रीजन। हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है उस केस में हम बोलेंगे कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम पहले कैपिटल एम की बात करते हैं। चलो भाई, यहां पे कैपिटल एम कितना है? 10 है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये तो हमें किसका ग्राफ बनाना है? 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का, है ना। उसने बोला ना ax प्लस by ग्रेटर देन m का। देख लो भाई, ग्राफ इसी का था ना, इसका ग्राफ था ax प्लस by ग्रेटर देन m। तो ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन m, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने डिसाइड करी थी। ax प्लस by ग्रेटर देन m,
तो ax plus by greater than m, m is 10 और what is ax plus by ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज 3x plus 5 है। अब इसका ग्राफ बना लो। चलो तो बट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10, तो 0,2, ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10/3, दैट इज 10/3,0 ठीक है, फाइन। तो 0,2 10/3,0 प्लॉट करो उसी में। तो बेटा 0,2 तो ये रहा, ठीक है। 0,2, लेट्स हैव अ डिफरेंट कलर सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये रहा बेटा एक तो 0,2, ठीक है, ए पे, फाइन। उसके बाद क्या पॉइंट है, 10/3,0। 10/3 मतलब क्या होगा, 3.3 समथिंग। 10/3,0 का मतलब क्या हुआ, 3.3 समथिंग। 3.3 समथिंग किधर होगा, इधर आगे, यहाँ कहीं होगा ना बेटा। 3.3 समथिंग तो आगे होगा, राइट। तो 3.3 समथिंग यहाँ पर होगा डी पे, विच इज 10/3,0। तो बेटा अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ, ध्यान से देखना, ये कर दिया ज्वाइन, करेक्ट। अब हमें ये पता करना है कि इसका ओपन प्लेन कौन सा होगा, वो भी डिसाइड कर लो बेटा। तो हम क्या से करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं। तो 3 × 0, 5 × 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है तो वो शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, वो पार्ट को शेड करेंगे। तो उस पार्ट को शेड करेंगे तो यानी कि कौन सा पार्ट आएगा जिसमें ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन नहीं है मतलब इसका राइट हैंड साइड, कौन सा पार्ट आएगा, राइट हैंड साइड, ये वाला। और आप इसमें देखो जो ये वाला पार्ट है, क्या इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट है, बहुत सारे है कि नहीं। ये फिजिबल रीजन इतना बड़ा रीजन था, ठीक है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट हो फिजिबल रीजन क्या आएंगे। और जो हमने ग्राफ बना है x प्लस बी ग्रेटर देन m, वो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ पूरा कवर होगा। तो इस पिंक वाले ग्राफ में, ओरिजिनल रेड वाले ग्राफ में, फिजिबल रीजन में और इस पिंक वाले ग्राफ में कितने कॉमन पॉइंट्स है, बहुत सारे। और उसने कहा था हैज नो पॉइंट इन कॉमन, कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें तो कॉमन पॉइंट आ गया, है कि नहीं। क्योंकि यहां कॉमन पॉइंट आ गया इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती। मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसने बोला कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m जो होना चाहिए उसका फिजिबल सॉल्यूशन के साथ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे हैं, यही फिजिबल रीजन है, इसी में आपके कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। पिंक वाला पोर्शन ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, करेक्ट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दैट 3x plus 5y greater than 10 has many points in common with फिजिबल रीजन। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कॉमन आए हैं, बहुत सारे पॉइंट कॉमन आए हैं, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ गई। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती। यहां बोला था हैज नो पॉइंट इन कॉमन, नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो आ गया, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपकी थ्योरम बोलती है अगर आपका रीजन अनबाउंडेड है। कैसा है, अनबाउंडेड। क्लियर है क्या ये चीज। मैं इसे ग्राफ वापस बना के दिखा दूं, देखो ध्यान से, वापस से समझो क्या था ये ग्राफ। हम पहले फिजिबल रीजन उठा लेते हैं, 0,2 बी और ऐसे। तो हमारा क्या था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अपना फिजिबल रीजन था ए बी सी। ध्यान से देखना, ये अपना फिजिबल रीजन था राइट हैंड साइड, ये अपना फिजिबल रीजन था, ठीक है। यही आया था बेटा फिजिबल रीजन, ठीक। ये अपना फिजिबल रीजन आया था, करेक्ट। ये अपना फिजिबल रीजन था। अब उसने क्या बोला था,
कि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का ग्राफ, तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का ग्राफ क्या हुआ, इससे और यहां से पास हुआ ऐसे, ठीक है। मैं इसको डार्क करती हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये वो लाइन थी, ये वो लाइन थी बेटा। ये किसकी लाइन थी, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 की। किसकी लाइन है बेटा ये, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ये लाइन बनी। फिर इसका जब हमने इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो बेटा कौन सा ग्राफ आएगा, राइट हैंड साइड वाला, जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हम ओरिजिन कैसे चेक करते हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ओरिजिन पुट किया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स आया तो हम कौन सा पोर्शन लेंगे, राइट हैंड साइड वाला। तो मैंने इसको प्लॉट किया, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, है कि नहीं। कलर दिख नहीं रहा होगा, लेट मी टेक रेड कलर ओनली, तो ये पोर्शन आ गया, है कि नहीं। तो क्या हमने जो ग्राफ बनाया 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ये वाला प्लेन डिसाइड करता है ये वाला शेडेड पोर्शन, क्या इस रेड वाले शेडेड पोर्शन का फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है। कितने सारे पॉइंट्स कॉमन है, बहुत सारे। तो अब मैंने यही बोला है बेटा, क्योंकि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 has many points common, has many points in common with किसके साथ, फिजिबल रीजन के साथ, विथ फिजिबल रीजन। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉइंट कॉमन नहीं आता तो एग्जिस्ट कर जाती। समझ में आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू पे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई, मिनिमम वैल्यू के लिए थ्योरम क्या बोलती है वो जरा देख लो। सिमिलरली स्मॉल m एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जो स्मॉल m है वो मिनिमम वैल्यू कब होगी, इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by लेस देन m, इस बार कौन सा ग्राफ है, ax प्लस by लेस देन m, हैज नो पॉइंट इन कॉमन with the visible region, otherwise z has no minimum value। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे ax प्लस by लेस देन स्मॉल m का, उसका भी ग्राफ का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन, बस यहाँ पे लेस देन हो गया या ग्रेटर देन टर्न था, या कैपिटल M था या स्मॉल m हो गया। तो बना लो ग्राफ। तो यहां पे अब हम किस पे जा रहे हैं बेटा, स्मॉल m पे जा रहे हैं। अब मिनिमम वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू। सो ax प्लस by लेस देन स्मॉल m, तो ax प्लस by क्या है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी बेटा, 7। व्हाट इज स्मॉल m, 7। इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसी में बना लूं क्या, करेक्ट है, इसी में बना लेती हूँ। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन लेस देन स्मॉल m, 3x प्लस 5y लेस देन स्मॉल m, राइट। इसके लिए x और y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 7/5, x बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू 7/5, ठीक है। और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 7/3, है ना। अगर आपकी x की वैल्यू 0, y बराबर 7/5, 1 पॉइंट समथिंग, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7/3, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग कॉमा 0, 2 पॉइंट समथिंग कॉमा 0। ये सी पॉइंट क्या था भाई, यहाँ पे सी पॉइंट क्या था, 3,0, तो ये तो है 3,0, तो 2.2,0, लेट्स हैव ऑरेंज कलर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा, और क्या पॉइंट है बेटा, 7/3,0, 7/3,0, ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर 0,7/5, 0,7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो जो अपना a था वो कितना था वो देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स a के 0,2 था, यानी कि जो 0,7/5 इसके नीचे कहीं होगा, यस। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाई, बना दी, ठीक है। अब इसने बोला है लेस देन, तो ये किसकी लाइन बनाई है, 3x प्लस 5y लेस देन 7 की, किसकी बनाई है, लेस देन 7 की।
अब कौन सा पार्ट आएगा, तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लेते हैं। हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लिए, ठीक है। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 7, तो 0 लेस देन 7 ट्रू है क्या? यस। यानी कि अब वो पार्ट को हम शेड करेंगे जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट है। तो आ जाओ बेटा, जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट है। तो ओरिजिन किसके अंदर प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड के, यानी कि ये। तो आप देख सकते हो 3x प्लस 5y लेस देन 7 का ग्राफ ये है, फिजिबल रीजन इधर है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आया? नहीं। भाई ये तो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिबल रीजन के साथ। ये रहा फिजिबल रीजन, तो इसने बोला ये लेफ्ट साइड में होगा और ये राइट हैंड साइड में है। तो क्या इस ग्रीन लाइन का, ग्रीन शेडेड पोर्शन का इस फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं है। क्या कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्या बोल रही हूं मैं यहां पे? क्योंकि 3x plus 5y less than 7 has no point in common with the visible region, no point in common with the visible region. That's why minimum value exist. Minimum value exist करेगी, ठीक है। And what is the minimum value? Small m. स्मॉल m विच इज 7, ठीक है। ये 7 वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिली थी? देख लो 7 किस पे मिली थी बेटा? 3/2, 1/2 पे। किस पे मिली थी? 3/2, 1/2 पे। क्योंकि 3/2, 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिली है इसलिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? 3/2, 1/2, राइट। तो वील राइट दिस, ठीक है। एग्जिस्ट एट बी पॉइंट 3/2, 1/2. So that's why x बराबर 3/2, y बराबर 1/2 is the optimal feasible solution. इसलिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा। समझ आ गई क्या बात? क्लियर है ये चीज? सिंपल डेफिनेशन की बात है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिला क्योंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं था। तो अनबाउंडेड में बस यही चेक करना है कि अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो फिजिबल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं आया तो मिनिमम एग्जिस्ट करी, और यहाँ मैक्सिमम के केस में कॉमन पॉइंट आ गया था तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही कहानी है बस इस चैप्टर की, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो आउट ऑफ सिलेबस है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ये सब डिलीटेड है इस बार सीयूईटी से भी एंड बोर्ड से भी। तो अपने सिलेबस में अगर कंटेंट वाइज बात करें तो यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यही कॉर्नर पॉइंट था जिसको हमें पढ़ना था। सो आई होप बेटा जितनी भी क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। इस सेशन के अंदर आपने इस चैप्टर में आने वाले सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर पॉइंट मेथड को कवर किया है, दो तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस किया है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो इन दोनों में से एक सवाल आना है, 5 नंबर का सवाल आना है, ठीक है। सो आई होप सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।